हाँ जी, हमने ग्राफ में स्लोप पढ़े हैं। स्लोप जो था हमारा, एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप था, एक्स टी ग्राफ में स्लोप बताता है क्या? स्पीड। और जो स्पीड टाइम ग्राफ है, वी टी ग्राफ है, इसमें स्लोप बताता है क्या? स्लोप बताता है क्या? एक्सेलरेशन। ठीक है। और स्लोप निकालने के लिए आपने क्या किया था? आपने जो आपकी जो लाइन है, लाइन ऑफ ग्राफ, लाइन ऑफ ग्राफ स्केच है, उसको आपने क्या बना लिया था? उसको आपने हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल बना लिया था। और तब आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस से इसका स्लोप फाइंड कर लिया। लेकिन अगर आपका ग्राफ जो आपने बनाया है, अगर वो ग्राफ आपका लाइन नहीं है बल्कि क्या है? एक कर्व है। एक कर्व है, लाइन नहीं है, एक कर्व है। तो फिर क्या होगा? फिर हम उसे हाइपोटेन्यूज कैसे बनाएंगे? जैसे कि हमने पीछे एक्स टी ग्राफ में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि एक्स टी ग्राफ में तो वाई एक्सिस बनाओ, एक्स एक्सिस पर टाइम और इस पर पोजीशन। ये हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसे रिप्रेजेंट करती है? यूनिफॉर्म मोशन। और इसका एक्सिलरेशन कितना? जीरो। जीरो एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करती है एक्स टी ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर एक्स टी ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन ना बने, एक्स टी ग्राफ पर पोजीशन टाइम ग्राफ पर अगर आपकी एक स्ट्रेट लाइन ना बने, बल्कि लाइन बने ऐसी, कर्व बन जाए, तो ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? याद कीजिए, ये कर्व रिप्रेजेंट करता है एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब, यहाँ टाइम जीरो पर स्पीड जीरो है। टाइम जब 5 सेकंड हुआ तो स्पीड और बढ़ गई। टाइम 10 सेकंड हुआ तो स्पीड और बढ़ गई। जब टाइम 15 सेकंड हुआ तो स्पीड और बढ़ गई। लगातार स्पीड बढ़ती चली जा रही है। तो अगर मुझे यहाँ स्पीड निकालनी हो, ये एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ में स्लोप रिप्रेजेंट करता है स्पीड। अगर मुझे इस ग्राफ से स्पीड फाइंड करनी हो बॉडी की, तो क्या करना पड़ता है मुझे? जो जो भी ग्राफ स्केच है, उस ग्राफ स्केच को एक हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल बनाना पड़ता है। ये ग्राफ स्केच है, ये आपका हाइपोटेन्यूज। अब वही हाइपोटेन्यूज तो कर्व थोड़ी ना होता, हाइपोटेन्यूज तो स्ट्रेट लाइन होती है। तो अब हमें इसे इसे हाइपोटेन्यूज कहाँ बनाऊं मैं? कहीं भी आप राइट ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो हाइपोटेन्यूज एक कर्व लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन के बजाय क्या आएगा? ये स्ट्रेट लाइन की बजाय ये एक कर्व्ड लाइन आ जाएगी। अब कर्व लाइन पे तो हाइपोटेन्यूज बनता नहीं है, तो फिर इसका स्लोप कैसे निकलेगा? एक्चुअल में यहाँ जो स्लोप है आपका, ये अगर कर्व आ जाता है, तो इस कर्व का जो स्लोप है ये वेरिएबल है। इट इज वेरिएबल स्लोप। यहाँ स्लोप कम है, यहाँ स्लोप और ज्यादा है, यहाँ स्लोप और ज्यादा है, यहाँ स्लोप, यहाँ बहुत ज्यादा स्लोप हो गया। तो हर इंस्टेंट पर, हर पॉइंट पर आपका स्लोप लगातार बदलता चला जा रहा है। हर पॉइंट पर स्लोप बदल रहा है। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितनी है, यहाँ वेलोसिटी कितनी, यहाँ वेलोसिटी कितनी, क्योंकि वो तो वेलोसिटी बदल रही है लगातार। वेलोसिटी जब लगातार बदल रही है, तो फिर हम कैसे उस बदलती हुई वेलोसिटी में से कहीं पर भी वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो हम कैसे वेलोसिटी फाइंड करें? बहुत ध्यान से समझना, ये मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, फिजिक्स नहीं करा रहा हूँ। फिजिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब फिजिक्स से इसे पढ़ने में कोई लेना देना नहीं है। फिजिक्स का हम इसमें, इस पूरी मैथमेटिक्स का फिजिक्स में हम यूज करेंगे इंटेंसिवली।
बहुत ज्यादा यूज करेंगे फिजिक्स में, इसका बार बार यूज करेंगे। और आप में से जिन बच्चों ने बायो ऑप्टेन की हुई, जिसने बायो ऑप्ट किया हुआ है, वो भी ये ना सोचे कि मैथमेटिक्स है हम क्यों करें। ये जो आपको मैं मैथमेटिक्स कराने वाला हूँ, ये वे मैथमेटिक्स मैथ के स्टूडेंट इसका थोड़ा सा पार्ट करेंगे 11th में, बाकी पार्ट करेंगे 12th में। तो मैं 11th 12th क्लास की मैथमेटिक्स आपको कराने वाला हूँ अब। 11th 12th क्लास की मैथमेटिक्स करा रहा हूँ आपको। इसलिए बायो के बच्चे अगर सोचें जी 11th 12th की मैथमेटिक्स से हमें क्या मतलब, हम क्यों करेंगे 11th 12th की मैथमेटिक्स, हमने क्या मैथ ले रखी। मैथ नहीं ले रखी, आपने फिजिक्स ले रखी, उस फिजिक्स में ये मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसलिए समझ लीजिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझ लीजिए इसको। पोजीशन टाइम ग्राफ है या कोई भी ग्राफ है ये, और इस ग्राफ पर आपकी जो लाइन है वो एक कर्व लाइन आ रही है, कर्व लाइन आ रही है। तो आपको स्लोप फाइंड करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्लोप कहाँ फाइंड करें, क्योंकि लगातार स्लोप यहाँ बदल रहा है। इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है ये वेरिएबल स्लोप है, लगातार बदलता हुआ स्लोप है इसका। यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। ठीक है। तो मैंने एक टाइम लिया, टाइम इंस्टेंट लिया मैंने टी। मुझे टी टाइम पर स्लोप निकालना है इसका। अगर ये मान लो पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो मुझे फाइंड करना टी टाइम पर स्पीड कितनी है। टी टाइम पर स्पीड फाइंड करने के लिए मुझे इस पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पर स्लोप फाइंड करना होगा। इस पॉइंट पर स्लोप फाइंड करना होगा मुझे। ठीक है। अब मैं कैसे स्लोप फाइंड करूंगा, क्योंकि मैं अगर हाइपोटेन्यूज बनाने लगूं तो हाइपोटेन्यूज तो कर्व होता नहीं है। तब मुझे करना क्या पड़ेगा, तब मुझे यहाँ इस पॉइंट पी पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। और टेंजेंट क्या होती है ये आप सब 10th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है पॉइंट पी को टच करते हुए। पॉइंट पी को टच करते हुए मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब ये टेंजेंट आ गई स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट स्ट्रेट लाइन आ गई। अब मैं इस टेंजेंट को हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्राइंगल बना दूंगा। अब तो मामला सही हो गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई तो मैं हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्राइंगल बना सकता हूँ इसको। ठीक है। हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल मैंने बना लिया। अब नाम डाल दूं मैं इसका ABC। तो अब आपका स्लोप क्या बनेगा इसमें, इस इस ग्राफ में आपका जो स्लोप बन रहा है, ये स्लोप बन रहा है परपेंडिकुलर BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर मैं कैसे फाइंड करूंगा, परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए मुझे C पॉइंट से और B पॉइंट से जाना पड़ेगा y एक्सिस पर। ये मेरा y1 है यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा मेरा है y2। तो परपेंडिकुलर कितना बना, y2 माइनस y1। अब बेस कितना बना, बेस के लिए मुझे x एक्सिस पे जाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक है ये x1, और ये पूरा है क्या x2। तो ये बना मेरा x2 माइनस x1, है ना। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप बन गया इसका। उस टेंजेंट का स्लोप बन गया जो टेंजेंट ड्रॉ करी है पॉइंट पी पर। पॉइंट पी पर टेंजेंट ड्रॉ करी, इस टेंजेंट को हमने बनाया हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्राइंगल। और हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल बनाने के बाद क्या हुआ, स्लोप फाइंड करा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कहाँ रीड किया जाएगा, y एक्सिस पर। बेस कहाँ रीड किया जाएगा, x एक्सिस पर। तो परपेंडिकुलर बना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, ये चीजें किताबों में नहीं मिलेंगी, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। ये जो मैं अब आपको सिखा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैंने कहाँ से सीखा, डायरेक्ट मेरा कांटेक्ट है ऊपर वाले से, नेचर से।
तो वो मुझे सिखा देता है। अब देखना जरा ध्यान से, ये टेंजेंट में इतनी लंबी ए से सी तक क्यों ड्रॉ करूं? मैं तो ना ड्रॉ कर रहा इससे, मैं तो इतनी सी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। कितनी सी टेंजेंट? छोटी सी टेंजेंट भाई। टेंजेंट का मतलब टच करती हुई लाइन, टच करती हुई लाइन ही तो है। मैं इतनी लंबी क्यों ड्रॉ करूं, मैं तो छोटी सी ड्रॉ करूंगा। और इस छोटी सी टेंजेंट को मैं क्या कर लूंगा, बना लूंगा राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ये पॉइंट रखा मैंने बी डैश, और ये पॉइंट रखा मैंने ए डैश, ये पॉइंट मैंने रखा क्या, सी डैश। अब इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल से अगर छोटे वाले ट्राइंगल से मैं अगर स्लोप फाइंड करने लगूं, तो छोटे वाले ट्राइंगल से स्लोप कितना निकल कर आ जाएगा, बी डैश सी डैश, बी डैश सी डैश अपॉन ए डैश बी डैश, है ना? क्या ये स्लोप सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? आप में से कोई मुझे आंसर दे कि अगर मैं स्लोप निकालूं इस बड़े वाले ट्रायंगल से और अगली बार स्लोप निकालूं इस वाले ट्रायंगल से, तो क्या ये दोनों स्लोप डिफरेंट आएंगे या दोनों स्लोप ठीक आएंगे? ध्यान दीजिए कि यहाँ हाइपोटेन्यूज मैंने छोटा लिया है और बड़े वाले में हाइपोटेन्यूज बड़ा लिया था। तो दोनों बार स्लोप मेरा सेम आएगा, स्लोप डिफरेंट आएगा। जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड्स। आप में आप में से ज्यादातर ने कहा कि जी इसका आंसर जो है स्लोप, चाहे इस छोटे ट्रायंगल से ले लो बड़े ट्रायंगल से ले लो, स्लोप सेम आएगा। और आप में से ज्यादातर के जिसने भी आंसर दिया उसके माइंड में ये है कि अगर यहाँ परपेंडिकुलर छोटा हुआ तो इसके साथ साथ इसका बेस भी छोटा हो गया, तो इसलिए सर बड़े के साथ बड़े का रेशियो, छोटे के साथ छोटे का रेशियो सेम आएगा, है ना? तो ये जिसको, जो मैं कहता हूँ ना बार बार के, फिजिक्स में अपने इंटरप्रिटेशंस यूज मत करो। इंटरप्रिटेशंस, अपने इंटरप्रिटेशंस यूज मत करो। तो इस इंटरप्रिटेशन का हिंदी में मीनिंग होता है तिकड़म, तिकड़मबाजी। अपनी तिकड़मबाजी यूज मत करो इसके अंदर। हालांकि आपने सबने तिकड़म लगाई, अपना इंटरप्रिटेशन लगाया इसके अंदर, और वो कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इट इज नॉट द करेक्ट, इट इज नॉट द एक्यूरेट। सिंपल सी बात सर ये ये है। भी तो हो कोई और कुछ बताना चाह रहा है? दीपेश बोलो। सर ये भी तो हो सकता है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, जो बड़ी वाली है छोटी दोनों में स्ट्रेट है। अब अगर इससे राइट एंगल बनाएंगे तो सर वो तो सेम ही बनेगा ना। हाँ, ये तो वही की वही बात हो गई ना कि जब राइट ट्रायंगल इसको बना लिया, इसको बना लिया, तो नहीं नहीं। देखो, इसके दो परफेक्ट आंसर हैं, जो जिसमें आपको अपना माइंड यूज नहीं करना, अपना माइंड यूज नहीं करना बिल्कुल भी। जैसा दिखाई दे रहा है ना, जैसा मैथमेटिक्स कह रही है, जैसा फिजिक्स का मतलब मैंने क्या बताया था, फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। नेचर को समझना, नेचर की बात सुनना, नेचर की से बात करना, ये फिजिक्स है। तो ध्यान से देखना जरा, ध्यान से। पहला तो इसका रीजन ये है कि आपका ये ट्राइंगल एबीसी और ए डैश बी डैश सी डैश, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स है, और सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो सेम होता है, बिकॉज दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। दूसरी बात क्या है, दूसरा रीजन क्या है इसका? दूसरा रीजन है कि आपका जो स्लोप होता है टेन थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये सारे के सारे पैरेलल हैं आपस में। एक्स एक्सिस के पैरेलल ए बी, एक्स एक्सिस के पैरेलल ए डैश बी डैश। तो ये थीटा और ये थीटा, सारे के सारे थीटा ही तो है। तो टेन थीटा यहाँ से ले लो, टेन थीटा यहाँ से ले लो, टेन थीटा यहाँ से ले लो, एक ही स्लोप निकलेगा सबका। सबका स्लोप बिल्कुल एक जैसा आएगा। फर्स्ट रीजन, बिकॉज ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो सेम होता है। जितना रेशियो इसकी साइड्स का, उतना रेशियो इसकी साइड्स का। दूसरा रीजन, दूसरा रीजन, स्लोप इज टेन थीटा। ये भी थीटा सेम है, ये भी थीटा सेम है, ये भी थीटा सेम है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल ए बी, एक्स एक्सिस के पैरेलल ए डैश बी डैश। दिस इज द करेक्ट आंसर विदाउट तिकड़म बाजी। अपना दिमाग यूज किए बिना जैसा है वैसा ही। मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि फिजिक्स पढ़ने के लिए दिमाग मत लगाओ, दिमाग मत खर्च करो, दिमाग चाहिए नहीं फिजिक्स समझने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसा है एक्चुअली हमें उसको वैसा ही समझना है और वैसा ही उसको अप्लाई करना है। बीच में कहीं भी आपके अगर अपने इंटरप्रिटेशंस आ गए तो मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। चलिए, फिर भी आपने कोशिश करी, कोशिश करना अच्छा है, कोशिश करना अच्छा है, भले ही वो कोशिश कामयाब हो या ना हो।
कोशिश करना हमेशा अच्छा है। अब और ध्यान से आ जाओ, मैंने भी इसको छोटा और छोटा ट्राइंगल बना लिया, मैंने इतना सा ट्राइंगल बना लिया। जब इतना सा ट्राइंगल बना लिया तो इसका स्लोप निकालने के लिए मुझे और भी छोटा काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो ए डैश बी डैश वाला है, ए डैश बी डैश वाले से मैं जब स्लोप निकालूंगा तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, ये तो होगा आपका मेरा y1 डैश, और ये यहाँ से होगा कितना, y2 डैश। तो एक्चुअली मैं इसको ए डैश बी डैश से निकालूंगा y2 डैश माइनस y1 डैश अपॉन x2 डैश माइनस x1 डैश। अब ध्यान से देखना, देखो जो डिफरेंस y2 माइनस y1 है, y2 माइनस वन तो इतना बड़ा है, लेकिन y डैश y2 डैश माइनस y1 डैश छोटा सा है, कम हो गया ना। इसी तरह x2 डैश माइनस x1 x2 माइनस x1 इतना बड़ा है ए बी, और x2 डैश माइनस x1 डैश छोटा हो गया ए डैश बी डैश। तो ये घटता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है। अब मैंने छोटा सा ट्राइंगल बना लिया, छोटा सा ट्राइंगल बनाया, तो इसके लिए इन दोनों y2 माइनस y1 का डिफरेंस और कम हो गया, x2 माइनस x1 का डिफरेंस और भी कम हो गया, है ना। अब देखना ध्यान से, मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ और बिल्कुल आप सबको सामने एक बिल्कुल नई सी बात आएगी, और ये नई सी जो बात है इसे हम बार बार फिजिक्स में यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे। मैं बार बार इसलिए वर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 30 साल से ये हो रहा है कि जो मैं कहता हूँ कि इसको इसको ध्यान से समझ लो, इसे याद रखना, इसे यूज करेंगे। पता नहीं बच्चों की क्या टेंडेंसी, बस यही नहीं याद करने के हम। बच्चे अपने मन में कहते हैं अच्छा, इसे ही नहीं देखने के हम, आज के बाद क्या है ये। समझो ध्यान से, ये मेरा ग्राफ था और ये मेरा पॉइंट टी, इस टी पॉइंट पर मुझे फाइंड करना है स्लोप। तो मैंने क्या करा, इस टी पॉइंट के अराउंड ग्राफ पर दो पॉइंट्स ले लिए, दो पॉइंट्स ले लिए मैंने ग्राफ पर, ठीक है। और इन दो पॉइंट्स से मैंने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाले, और जो ये छोटा सा बन रहा है, छोटी सी फिगर बन रही, बल्कि इससे भी छोटी जितनी मैंने बनाई है ना, इससे भी छोटी, ये तो मैंने इसलिए छोटी बनाई है कि इससे छोटी बनाऊंगा इतनी, इससे छोटी बनाऊंगा तो क्या होगा, दिखाई नहीं देगी। तो ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है इट इज डी एक्स। और फिर मैंने क्या करा, यहीं से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करे, कहाँ ड्रॉप करे, वाई एक्सिस पर, और इनके बीच का जो छोटा सा गैप आ रहा है इट इज मैंने डी वाई, इसको मैंने डी वाई लिख दिया। तो अब देखना जरा ध्यान से, जब मैंने इसको पूरे को स्लोप बना लिया, मैंने इस पूरे को बना लिया, तो अब ध्यान से देखना, देखो मैं इसको बहुत लार्ज करके दिखा रहा हूँ, और यही फायदा है मेरा कैमरा यूज करने का, कैमरा यूज करने का। देखना जरा ध्यान से क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें, क्या डिफरेंस आ रहा है। वही छोटा सा ट्राइंगल मैंने बड़ा कर दिया ना, देखो, है ना, वही छोटा सा ट्राइंगल मैंने बड़ा कर दिया, शेडो आ गई, एनलार्ज करके आपको दिखा रहा हूँ, एनलार्ज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मुझसे अभी भी ट्राइंगल सही सा नहीं बना हुआ। ये मेरी ए फिगर ए, ये लाइन ए यहाँ मिल रही है ना। अब एक बात देखो ध्यान से, ये जो छोटा सा बना है, ये जो छोटा सा बन गया, ये छोटा सा, ये देखना, ये इतनी छोटी लाइन है, इतनी छोटी लाइन है कि ये लगभग लगभग सीधी दिखाई दे रही है आपको। ये देखो ध्यान से, ये जो कर्व का एक छोटा सा पार्ट जब कंसीडर करा तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये तो लगभग लगभग स्ट्रेट दिखाई दे रहा है ना। लग रहा है ये लाइन सीधी सीधी सी है, जहां मैंने दो पॉइंट, ये एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया, हालांकि मेरा पेन चल चल के खत्म हो गया, पूरा ट्राइंगल ही बर्बाद हुआ जा रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो ट्राइंगल का जो ये हाइपोटेनिस, जो कि एक्चुअली कर्व का एक छोटा सा पार्ट है, इट इज ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन। और जब ये स्ट्रेट लाइन है तो फिर हम इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, वो बेस। परपेंडिकुलर कितना है इस टाइम, डी वाई, और बेस कितना है इसका, क्या है बेस, बेस है इसका डी एक्स। हाँ जी, ये पॉइंट मैंने बनाया है पी। तो अब आपका जो स्लोप बनने वाला है इसका, स्लोप ऑफ ग्राफ एट एट पी, पी पॉइंट पर, है ना, इसके रेस्पेक्ट में, टाइम टी के रेस्पेक्ट में, ये स्लोप कितना बनेगा, ये स्लोप आपका बनेगा डी वाई बाय डी एक्स। क्या बनेगा ये,
dy बाई dx। dy क्या है इसका, परपेंडिकुलर, और dx क्या है इसका, बेस। वही dy बाई dx बन गया। ठीक है, ये कहलाता है मैथमेटिक्स में, इसका नाम होता है जब आपने एक्चुअल में यहाँ क्या किया आपने, देखो ध्यान से, फिर से पीछे वाले पर आता हूँ। इस ए बी को घटाया, ए डैश बी डैश करा, तो बी सी अपने आप घटकर बी डैश सी डैश हो गया। इस बी डैश ए डैश बी डैश को और घटाकर छोटा कर दिया, तो परपेंडिकुलर अपने आप छोटा हो गया। मैं बेस को घटाता रहा हूँ। और ये यहाँ पर, यहाँ जो है, यहाँ आपका जो dx है, ये इतना छोटा हो गया जिसे हम लिखते हैं लिमिट dx टेंड्स टू 0। एक्चुअली तो मैंने ये इतना बड़ा बनाया है आपको दिखाने के लिए, इससे भी छोटा बनाना था मुझे। ये जो दोनों ग्रीन लाइन मैंने ली है नीचे की तरफ, वाई एक्स एक्सिस की तरफ जो ग्रीन लाइंस ली है, इनके बीच का गैप मुझे और भी कम रखना था। इतना कम, 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 कि अगर उससे कम कर दिया तो 0 हो जाएगा। यहां हम कहते हैं dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू इतनी कम है कि बस 0 हुई जा रही है। dx की वैल्यू इतनी छोटी है, एक्स एक्सिस पर जो बेस है, मैंने इस ट्राइंगल का बेस, इस ट्राइंगल का बेस मैंने इतना छोटा ले लिया, इतना छोटा ले लिया, कि इससे छोटा लूंगा तो 0 ही हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि dx की वैल्यू इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि अगर इससे छोटी ले ली तो बस 0 हो जाएगी। तो हम क्या कहते हैं, लिमिट dx टेंड्स टू 0। और अब ये जो पूरा का पूरा है, ये जो पूरा का पूरा है, इसको मैं लिखता हूं dy बाई dx। इसको कहा जाता है, इस पूरे को कहा जाता है, बहुत ध्यान से समझना, इसको कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव, या इसका दूसरा नाम है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से इसका नाम है, इसका नाम है, इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्या बोलते हैं इसे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। y को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, y को डिफरेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। और ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम फाइंड कर रहे हैं, ये काम हम कर रहे हैं किसी कर्व का स्लोप फाइंड करने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। अगर मैं ये पॉइंट यहाँ ले लूंगा तो स्लोप की वैल्यू कुछ और आएगी, यहाँ ले लूंगा तो dy बाई dx कुछ और आएगा, यहाँ ले लूंगा तो dy बाई dx कुछ और आएगा, यहाँ लूंगा तो dy बाई dx कुछ और आएगा। हर जगह dy बाई dx डिफरेंट आएगा, लेकिन जिस पॉइंट पर आपको चाहिए उस पॉइंट पर dx लो, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा dx की वैल्यू कि बस ये 0 हो जाए, इससे छोटी ले ली तो 0 हो जाए, और उसके बाद dy फाइंड कर लो। dy और dx का रेशियो आपका बन जाएगा डेरिवेटिव, यानी कि स्लोप ऑफ दिस कर्व।